नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 9 जन सुविधाएं पब्लिक फैसिलिटीज के अगले पार्ट पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हम सरकार की भूमिका पर चर्चा कर रहे थे कि इन जन सुविधाओं को उपलब्ध करवाने की जिम्मेवारी सरकार ही क्यों लेती है, क्योंकि सरकार ये काम मुनाफे के लिए नहीं करती, जबकि अगर निजी कंपनियां ये काम करेंगी तो वो मात्र अपने मुनाफे के लिए काम करेंगी। तो यहां तक हमने इस पाठ को पढ़ लिया था। आगे हम देखेंगे ये जो जन सुविधाएं होती हैं इनका संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। और ये मैंने पहले कहा कि सरकार मुनाफे के लिए नहीं करती है, बल्कि अपने लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए, उनको एक अच्छा जीवन स्तर देने के लिए इन सुविधाओं को उपलब्ध करवाती है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि वहां इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी हो सकें। संविधान में जीवन के अधिकार, जो हमने अनुच्छेद 21 पिछली वीडियो में पढ़ा, जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इसलिए जन सुविधाएं उपलब्ध करवाने की जिम्मेवारी लाजमी तौर पर सरकार के ऊपर ही आनी चाहिए। अब शायद आपके मन में यह प्रश्न आए कि निजी कंपनियां तो मुनाफे के लिए करती हैं, सरकार मुनाफा नहीं लेती है, परंतु खर्चा तो होता है। अब यह खर्चा सरकार कहां से करती है? तो यह प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहां से मिलता है। तो अब आप बड़े ध्यान से समझिएगा। आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया। बजट क्या होता है? बजट होता है अपने नफे नुकसान, अपनी आमदन और अपने खर्चों का ब्यौरा देना। तो बजट के जरिए सरकार अपने नफे नुकसान का ब्यौरा पेश करती है। इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल आने वाली योजनाएं सामने रखती है। तो इसको थोड़ा और डिटेल में हम जानेंगे। बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहां से होगी। योजनाएं बनाई जाएंगी कि फलाने गांव में इतने गांव को हम बिजली दे देंगे, इतने गांव को हम पानी की सुविधा देंगे, इतने गांव को सड़कें देंगे, परंतु वो पैसा कहां से आएगा ये सारा बजट में सरकार प्रावधान करती है, बताती है। जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। तो अब आपने जाना कि सरकार के पास आमदनी कहां से आती है? करों के माध्यम से, टैक्सेस के माध्यम से। आप कुछ भी खरीदते हैं उस पर आपने देखा होगा, आप पेंसिल भी खरीदें, एक टॉफी भी खरीदें, वहां पर रेट लिखा होता है, एमआरपी, उसके आगे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। उसमें से कुछ हिस्सा कर के रूप में, टैक्स के रूप में सरकार के पास जाता है और वो सरकार उसी पैसे को जन सुविधाओं के रूप में आप पर वापस खर्च कर देती है। जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। अब आप इसको और विस्तार से उदाहरण के साथ समझेंगे। उदाहरण के लिए, पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुंचाने, पाइपों का जाल बिछाने, पानी को साफ करने, आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने पर खर्च करना पड़ता है। सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है। अगर सरकार बिजली का, पानी का अगर खर्चा लेती भी है तो वो इतना कम होता है कि आम जनता भी उसको वहन कर सकती है। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज्यादातर लोग रोजाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्च उठा सकें। तो यहां पर आपने समझा कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है? करों के माध्यम से। आपने नई चीज सीखी। और सरकार अपने पूरे खर्चों का और आमदनी का ब्यौरा हर साल बजट के माध्यम से पूरे देश के सामने संसद के माध्यम से प्रस्तुत करती है, ताकि एक पारदर्शिता बनी रहे। तो यहां पर आप समझेंगे, जब बजट पेश किया जाता है, केंद्रीय सरकार जिन पर धन व्यय करती है, रुपया कहां जाता है। यहां पर ये देखिए, ये समझाया गया है कि 1 रुपया जिसमें 100 पैसा होता है उसको किस तरह से खर्च करेंगे। ये पूरा लेखा जोखा पहले ही। पेंशन के लिए जो हमारे कर्मचारी होंगे उनको पेंशन के लिए 5 पैसे खर्च हो गए 100 में से, अभी भी 95 पैसे बचे हैं। फिर करों व शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, ये हो गया ब्याज जो कर्ज लिए होते हैं सरकारों ने। उसके बाद केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर खर्च, ये केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर खर्च, रक्षा पर खर्च, आर्थिक सहायता और वित्त आयोग और अन्य जो खर्चे हैं, और यहां पर अन्य व्यय। तो पूरा का पूरा खर्चा कि कहां से पैसा आया ये बताया जाएगा और पैसे को हमने किस तरह से उसका वितरण करना है। योजनाओं पर कितना पैसा खर्च करना है, पेंशनों पर कितना करना है, सैलरीज देनी है उन पर कितना करना है, और जो ब्याज देना है उस पर कितना करना है। तो ये सारा लेखा जोखा उसी वक्त पूरे देश के सामने रखा जाता है। अब आपकी पुस्तक में एक विषय दिया गया है, चेन्नई में पानी की आपूर्ति और क्या सबको पानी मिल रहा है, जो हमने असमान वितरण की बात पाठ के शुरू में ही 4 चित्रों के माध्यम से की थी।
तो यहाँ पे चेन्नई का उदाहरण दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि जन सुविधाएं सभी को मुहैया होनी चाहिए, परंतु क्या हकीकत में ऐसा है? ऐसा हकीकत में नहीं है। उन्होंने यहाँ पर चेन्नई का उदाहरण लिया है और यहाँ पर समझाया है कि नगर पालिका की आपूर्ति से शहर की लगभग आधी जरूरत ही पूरी हो पाती है। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है, कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है। आप सोच रहे होंगे हो सकता है आपके इलाकों में भी ये समस्या हो, परंतु सरकार, क्योंकि हमारा देश एक बड़ा देश है और जनसंख्या भी काफ़ी अधिक है, तो सरकारें प्रयास कर रही होती हैं। उसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा पानी आता है, जबकि दूर की बस्तियों में पानी कम आता है, जहां पानी का भंडारण होता है। और यहाँ पे एक चित्र भी दिया गया है जहां पर आप स्थिति देख पा रहे होंगे। ग्रामीण इलाकों में मनुष्यों और मवेशियों दोनों को पानी की आवश्यकता पड़ती है। कुआं, हैंडपंप, तालाब, कभी कभार छत पर स्थित टैंकियों से पानी मिलता है। इनमें से ज़्यादातर निजी स्वामित्व में है। शहरी इलाकों में इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक जल आपूर्ति का और भी ज़्यादा अभाव है। तो ये एक चेन्नई की स्थिति आपको यहां बताई जा रही है। यहां पर आप यहां से अगर इसको पढ़ें, संपन्न तबके के पास ही ज्यादा विकल्प होते हैं। वे बोतलबंद पानी, जल शोधक उपकरणों के सहारे साफ पानी का इंतजाम कर लेते हैं। इस मद में खर्च कर सकने के कारण उन्हें साफ पानी मिल जाता है, परंतु गरीब इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। मतलब जो पानी आता है, हमने वाटर प्यूरिफायर्स लगाए होते हैं जिस पर अच्छा खासा खर्चा भी हो जाता है। तो जिसके पास सामर्थ्य होगा वो तो पानी को साफ करके पी लेगा, तो अनेक रोगों से बचा रहेगा, परंतु जिनके पास इस तरह की सुविधा नहीं होगी वो इस लक्ष्य से अभी दूर हैं। तो ये असमान वितरण जो इतने बड़े देश में होना एक स्वाभाविक सी बात है, परंतु इसको पार पाना ये हमारा सामर्थ्य होगा, ये हमारे देश की काबिलियत होगी कि हम इन विषमताओं से पार पा सकें। विषय जो अब आपके पाठ में दिया गया है, विकल्पों की तलाश, कि विकल्पों की तलाश कैसे की जाए। माना कि समस्याएं हैं, हम असमान वितरण की समस्या से जूझ रहे हैं। चेन्नई की स्थिति कोई अनूठी नहीं है। गर्मियों के महीने में पानी की कमी का यह हाल देश के दूसरे शहरों में भी होता है। आपने देखा होगा, आप स्वयं आपने भुगता भी होगा, कई बार गर्मियों में पानी की समस्या आ जाती है। तो यहां पर हमें निजी कंपनियों की सहायता भी लेनी पड़ती है। शहरी इलाकों में प्रत्येक व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी की डिमांड करता है और ऐसा कहा गया है कि उन्हें मिलना चाहिए। पानी की मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है, लेकिन झुग्गी बस्तियों में लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी भी नहीं मिलता। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि एक व्यक्ति को 20 लीटर पानी भी नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ आलीशान होटलों में रहने वाले लोगों को रोजाना 1600 लीटर तक पानी भी मिल जाता है, क्योंकि वहां पर वो पैसा खर्च करते हैं और पैसा लेते हैं। अब ये वही बात आ गई कि जन सुविधाएं हर आदमी तक पहुंचनी चाहिए। तो हर आदमी इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता, तो इतना लाभ नहीं ले सकता। अब यहां पे जब इस तरह की समस्या आएगी तो लोग ये भी कहेंगे कि नगर पालिका के जरिए जल आपूर्ति की कमी को अक्सर सरकार की नाकामयाबी माना जाता है। कुछ लोगों की दलील यह होती है कि सरकार जरूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करवा पा रही, तो जल आपूर्ति का काम निजी कंपनी को सौंप दिया जाए। अब कुछ लोग ऐसा सुझाव भी दे देते हैं, परंतु बात वही रहेगी, निजी कंपनियां काम तो बेहतर कर देंगी, परंतु मुनाफे के लिए करेंगी और आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा उन सुविधाओं का लाभ लेना। तो यहां पर हम कुछ तथ्यों पर विचार करेंगे। दुनिया भर में जल आपूर्ति की जिम्मेवारी सरकार पर रही है। ऐसे उदाहरण दुनिया में नहीं मिलते हैं जहां निजी कंपनियां इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवा रही हो। और दुनिया में ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां सार्वभौमिक जल आपूर्ति लोगों तक पहुंच चुकी है। एक देश है पोर्तो एलेग्रे, ब्राजील का एक शहर है, और यहां पर क्या हुआ, यहां नगर जल विभाग ने सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करवा दिया है और इससे शिशु मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। मतलब अब जब स्वच्छ पानी मिलेगा तो पानी से होने वाली अनेक समस्याएं भी दूर होंगी और लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। दुनिया में ऐसे उदाहरण भी देखने को मिले जहां पर जब निजी कंपनियों को कमांड सौंपी गई तो पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ। इस तरह का एक उदाहरण बोल्विया में हुआ। वहां पर देश में दंगे भी फैले क्योंकि पानी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया, निजी कंपनियों के हाथ में सप्लाई चली गई और उन्होंने भारी मुनाफे के लिए पानी की कीमत को अनावश्यक रूप से बढ़ा दिया। तो अंत में हम इतना ही कहेंगे
कि जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी जरूरतों से है और भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है और सरकार की यह अहम जिम्मेवारी बन जाती है कि वह इस तरह की सुविधाओं को पर्याप्त मात्रा में हर जन तक पहुंचाए। आशा है पाठ आपको समझ में आया होगा और अधिक जानने के लिए आपको इस पाठ को स्वयं भी पढ़ना है और इस वीडियो को 1-2 बार सुनना है। तो खूब पढ़िए, मेहनत करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय हिमाचल।